प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस के अंडर, बीएड, आरपीएफ और बहुत सारे जो गवर्नमेंट जाके एग्जाम होती है या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। तो हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि JHBG बराबर 9 हो तो IFKJ बराबर क्या होगा। यानी जिस कोड भाषा में JHBG बराबर 9 लिखा गया उसी कोड भाषा में IFKJ बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ने वाली है A to Z लेकर के 1 से 26 तक जो सीरियल क्रम होते हैं उनकी। तो चलिए यहाँ पर देखिए JHBG BG इसके बराबर कह रहे हैं 9 लाना है। कैसे लाएंगे, यहाँ पर अगर इनकी नंबरिंग करते हैं तो J 10वें पे होता है, H 8वें पे होता है, B दूसरे पे होता है, G 7वें पे होता है। एक काम करते हैं सबको ऐड करके देख लेते हैं क्या आता है। 10 8 18 2 20 7 27 27 आ गया। आप 27 से आप 9 कैसे बना सकते हैं, आप कहेंगे कि 3 से भाग देने पर ही 27 से 9 आएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं कि IFKJ में देखिए जिस ट्रिक जिस लॉजिक से इस पहले वाले को करेंगे सेम वही काम इसमें भी करना है, कुछ अलग नहीं करना है। पहले आपको नंबरिंग कर देनी है, I 9वें पे, F 6 पे, K 11 पे, J 10वें पे। दूसरा काम फिर जोड़ देना है, 9 6 15 11 26 10 36 हो जाएगा। फिर तीसरा काम आपको 3 से भाग देना आएगा 12। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पर देखिए 4 अक्षर समूह दिए हुए हैं, इन चारों में हमें ये चेक करना है कि कौन सा भिन्न है। यहाँ पर भी वही लॉजिक काम करेगी नंबरिंग वाली। क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। S 19 पे होता है, U 21 पे होता है, W 23 पे होता है, ठीक है। C 3 पे होता है, F 6 पे होता है, I 9 पे होता है, P आपका 16 पे होता है, S आपका 19 पे होता है, V आपका 22 पे होता है। इसी तरीके से A1 पे, D 4 पे, G 7 पे। अब देखते हैं ये किस टाइप की सीरीज बन रही है। जैसे मान ली SUW है, एक पैटर्न में दिया हुआ है, तो ये किस पैटर्न में आगे बढ़े, 19 से 21, 21 से 23, 19 से 21, 21 से 23, यानी 19 2 21, 21 2 23, यानी कि इसमें +2 हो रहा है। इस वाली सीरीज में देख लेते हैं 3 6 3 9 9 3 12, 3 3 6 3 9, यानी कि इसमें +3 हो रहा है। क्या है, +3 के रूप में आगे बढ़े, यानी +3 वाली इसमें लॉजिक लगी हुई है। इसी तरीके से A1 था, D4 हो गया और G7 हो गया, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यानी कि इसमें भी +3 हो रहा है। इसी तरीके से 16 3 19 19 3 22, यहाँ पर भी +3 वाला ही रूल काम कर रहा है। यानी कि 3 ऐसे हैं, दूसरा तीसरा चौथा, जिसमें +3 के पैटर्न में अक्षर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट में +2 के अक्षर में आपका जो है पैटर्न चल रहा है। तो पहला ही क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, इसमें भिन्न अक्षर समूह यही हो जाएगा। क्लियर हो गई, आंसर आ गया, पता चल गया कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A के दक्षिण पश्चिम में B है, B के पूर्व में A के दक्षिण पूर्व में C है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन मैं दोस्तों ऐसा तरीका बताऊंगा कि इस टाइप के कितने भी उलझाऊ क्वेश्चन दिशा दूरी के रहेंगे आप सेकंडों में कर लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि इन दिशाओं के बारे में। देखिए दिशा होती है दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे आपका दक्षिण, ऊपर उत्तर। ये 4 मेन दिशाएं होती हैं। फिर इसे तिर्यक दिशाएं, यानी उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। ये दोस्तों 8 दिशाएं होती हैं। इन्हीं 8 दिशाओं पे पूरा दिशा दूरी समाप्त हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है A जो है A के दक्षिण पश्चिम में B है। मान लेते हैं कि A यहाँ पर है, इसका दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, ये इस तरीके से तिरछे में इधर होगा। देख लीजिए मैप में, यहाँ पर आपका दक्षिण पश्चिम है, तो यहाँ पर कह रहा है कि B है। कहाँ है, यहाँ पर A के दक्षिण पश्चिम में B है। आगे कह रहा है B के पूरब और A के, कलर बदल दूं ताकि आपको समझ में आए। कह रहा है B के पूरब और A के दक्षिण पूर्व में C है। कह रहा है B के पूरब, B का पूरब इधर होगा, और A का साथ में ये भी कह रहा है कि A के दक्षिण पूर्व में A का दक्षिण पूर्व ये होगा। अब ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं B के पूरब और A के दक्षिण पूर्व में, कह रहा है कि वहाँ पे C है। C को हमने लिख दिया। आगे कह रहा है B और A के सीध में, कह रहा है B और A के सीध में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, दोनों सीध है। कह रहा है B और A के सीध में, लेकिन C के उत्तर में D है। अब C का उत्तर ऊपर दिशा में उत्तर होता है, तो इस दिशा में उत्तर होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे B और A का सीध। अब ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं उस पॉइंट को नोट करके कह रहा है कि यहाँ पे D है। आगे कह रहा है बताएं कि A से किस दिशा में D है। अब इसका दिशा पूछ रहा है, ये कह रहा है कि A के किस दिशा में, यहाँ पर A है, यहाँ पर D है, तो ये डायरेक्शन पूछ रहा है A के किस दिशा में D है। तो ये डायरेक्शन आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन कह रहा हूँ, यहाँ पे मैप में दिया हुआ है जो मैंने बनाया है, उत्तर पूर्व दिशा है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था।
मुझको बहुत पसंद आया, आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, इस तरीके से 16 लड़कों की एक कतार है, कह रहा है जैसे दायां इधर है और बायां इधर है। क्या कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं प्रकाश था, प्रकाश यहाँ पे था, कह रहा है कि 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, बाईं ओर से यानी कि ये बायां है, ये आपका दायां है, बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, यानी बाईं ओर से नहीं कह रहा, बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, तो बाईं ओर इधर जाएगा 2 स्थान, मान लीजिए यहाँ पर था तो 1-2 स्थान खिसक करके यहाँ पे प्रकाश आगे जाता है, तो कह रहा है कि तो वह बाईं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है, यानी इधर से वो ये 7वें स्थान पर आ जाता है। बाईं छोर से जब प्रकाश, कह रहा है जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान खिसकता है तो बाईं ओर से उसका स्थान 7वां हो जाता है, यानी कि पहले उसका बाईं छोर से स्थान 9वां रहा होगा यहाँ पे, तभी तो 2 स्थान इधर खिसका है तो 7वें पे आ गया है। इतना क्लियर है। कह रहा बताएं कि दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, यानी कि दाएं छोर से ये जो 9वां स्थान था, प्रारंभ में 9वां स्थान जो बाईं छोर से था, वही स्थान पूछ रहा है कि दाएं छोर से कौन सा हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। जब भी एक छोर से स्थान दिया रहे और टोटल क्वांटिटी दी रहे, जैसे 16 टोटल क्वांटिटी है, तो सभी बच्चों की लड़कों की जो संख्या 16 है और एक तरफ से स्थान हमारा दिया हुआ है 9, दूसरी तरफ से पूछे तो एक जोड़ करके, यानी कि 9 को घटा करके एक जोड़ दीजिए, किसी भी एक तरफ से दे, दाएं से दे बाएं से दे, एक तरफ से दे के दूसरी तरफ से पूछे, टोटल क्वांटिटी में से उसको घटा करके एक जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8वां स्थान। देखिए दोस्तों, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग है, ये भी क्वेश्चन है। कैसे किसी कोड में रिटेल को यदि SFUBJM लिखा जाता है तो अब उसी कोड में एक्सपेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। रिटेल को क्या लिख रहा है जरा देखिए तो, रिटेल, ठीक है, रिटेल को लिख रहा है SFUBJM लिख रहा है, रिटेल को ये लिख रहा है, तो कह रहा है कि इसी कोड भाषा में एक्सपेक्ट को क्या लिखा जाएगा। एक्सपेक्ट को नंबरिंग कर सकते हैं या और भी तरीके हैं, आसान क्वेश्चन है, नंबरिंग ही कर लीजिए। चलिए R 18 पे होता है, E 5 पे होता है, T 20 पे होता है, A 1 पे होता है, I 9 पे होता है, L 12 पे होता है। उसके स्थान पर S 19 है, F 6 है, U आपका 21 है, B 2 है, J 10 है, M 13 है। अब देखिए R 18 S 19 यानी +1 क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। उसके स्थान पर R की जगह पर S है। इसी तरीके से E से F बन रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, T से U बन रहा है, यहाँ पर भी +1, A से B +1, I से J +1। बेकार नंबरिंग का ये साल हो जाता है L से M +1, क्योंकि इसमें सिर्फ +1 का रूल लगा है तो नंबरिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक स्थान आगे वाला लिख रहा है। जैसे E के एक स्थान आगे F होता है, F लिख लिया, और ये आपका क्या है, X है क्या, हाँ X है, X के एक स्थान आगे Y होता है, P के स्थान आगे Q होता है, E के स्थान आगे F होता है, C के स्थान आगे D होता है और T के स्थान आगे U होता है। ये आपका आंसर हो गया, कुछ नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। FYQ FDU ऑप्शन 3 इज द राइट। अगला देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। दर्पण का रूल ये कहता है कि कोई भी अगर अक्षर है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट टू राइट घूम करके ऐसा बन जाएगा। ये अक्षर के लिए कहता है, लेकिन शब्द का जो है रूल बदल जाता है। अगर कोई भी शब्द है DPR के रूप में इस तरीके से शब्द दिया हुआ है तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले पूरा शब्द पलटेगा, यानी कि RPD पहले बनेगा, उसके बाद फिर एक एक अक्षर क्या हो जाएंगे, लेफ्ट टू राइट पर पलट जाएंगे, यानी RPD ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि यहीं पे सिर्फ पलट दें DPR ये आपका हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले पूरा पलटेगा फिर अपने स्थान पे एक एक पलटेंगे। तो अब ये पेंटेड का कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पहले पूरा पलट देते हैं, पहले D से स्टार्ट हो जाएगा, DETNIAP ये हो गया। फिर अपने आप में क्या होंगे, एक एक लेफ्ट टू राइट इस तरीके से दोस्तों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज कर देते, जैसे D ऐसे हो जाएगा, E ऐसे हो जाएगा, T ऐसा ही रहेगा, N आपका ऐसे हो जाएगा, I आपका ऐसे ही रहेगा, A भी आपका ऐसे रहेगा, P ऐसे हो जाएगा। अब इसको मिलाइए, पहले वाले में P सीधा है, गलत हो गया, दूसरे वाले को देखिए DETNIA बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो हमेशा एक चीज़ जान लीजिए, इस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसके कंसेप्ट को समझिए, उसके तरीके को समझिए, तब जा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मज़ा अलग आएगा। क्योंकि अगर आपने तरीका समझ लिया तो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि यही सेम टू सेम उठा करके दे दे, ऐसा नहीं होगा। शायद बाद एक आध दो क्वेश्चन फंस जाता है, लेकिन तरीका वही रहता है। उससे अलग थलग जितने भी क्वेश्चन देते हैं, मेन जो हो आपके जो लॉजिक समझे रहेंगे, कंसेप्ट समझे रहेंगे, उसी पे ही सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं कि कोई अलग थलग रूल लगेगा।
तो ये यही फ़ायदा रहता है उसके कंसेप्ट को समझ करके सॉल्व करने का। यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन है। देखिए डाइस दो तरीके की होती है, एक मानक पासा होता है यानी स्टैंडर्ड, एक होता है जनरल पासा यानी सामान्य। ये जो दो पासे होते हैं इन्हीं पे डाइस के सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको चेक कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए क्या करा, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया। इस पासे में 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। यहाँ पर 5 बिंदु है, इसी के विपरीत फलक पर पूछ रहा बिंदुओं की संख्या। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन सा पासा है। तो इसका रूल ये है कि दो फलकों को जोड़ लीजिए, 5 2 7। अगर 7 आ गया, दो फलकों के अंकों का योग, तो दोस्तों वो मानक पासा नहीं होगा, सामान्य पासा होगा। सामान्य पासा को सॉल्व करने के बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत हवाई क्वेश्चन है। हालांकि एनटीपीसी 2016-2020 दो बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर दो अंक दो डाइस में दिए हुए हैं और दो में दो कॉमन हो, जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस तरीके से दो अंक अगर दो फेस कॉमन दिख जाए तो ऑटोमेटिकली तीसरा जो है तीसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी 5 4 के अपोजिट हो जाएगा। तो 5 के अपोजिट ही पूछ रहा था, 4 ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सेकेंड रो का काम था। अगला देखते हैं घड़ी का क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगी दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। क्या करें, 5:30 और 6 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण बनाएंगी। यहाँ पे 12/11 वाला रूल काम करेगा। ये 12/11 होता क्या है इसी को समझना है। वैसे तो इतना आप जान जाएंगे 12/11, तब भी आपको उड़ा ले जाएंगे क्वेश्चन को सेकेंडों में, कोई दिक्कत नहीं होगी। करना क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कि 5:30 दिया हुआ है, ठीक है 5:30, और कह रहा है कि एवं 5:30 और 6 बजे के बीच कह रहा है कि बताए घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले घड़ी बना लीजिए। यहाँ पर आपका आएगा 5, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका 6, ठीक। अब ये मुझको एक चीज़ बताइए कि आपको क्या पता है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है। मैं कहूँ कि 30 डिग्री के, तो आप कहेंगे कि ठीक है बिल्कुल सही है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसी तरीके से 90 डिग्री का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक पर घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई को हमें 4 पर ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये समकोण त्रिभुज बनेगा। यानी कि घड़ी की सुइयों में यानी कि 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, 3 घंटे का अंतर रहेगा तब जाकर के समकोण बनाएंगे। 1 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में 90 डिग्री। तो यानी अगर मान लीजिए घंटे की सुई 5 या 5:30 पर मान के चलिए, ठीक है, 5 पर है, तो मिनट वाली सुई आपकी कम से कम 7 के बाद 8 पर जब तक नहीं जाएगी तब तक यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन सकता। तो 8 पर जाएगी तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 8 पर जब जाएगी मिनट वाली सुई तो आप क्या कहेंगे, 40 मिनट उसको कहेंगे, मिनट वाली सुई 40 पर। यहाँ पर हम 5 लगा देंगे, जो मिनिमम वाला आपका रहेगा। जैसे 5 30 है तो 5 ही लगाएंगे, 30 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने 40 ले लिया। ऐसा नहीं 10 लिए होते तो यहाँ पर 5 30 लगाते, लेकिन हमने 40 डायरेक्ट ले लिया है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो है 5 लगाएंगे। 5 बजकर छोटा वाला नंबर लगाएंगे, 5 और 6 बजे के बीच में कह रहा है तो वो 5:30 कह रहा है, तो यहाँ पर 5:40 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 5:30 कह रहा है, तो 5:30 का मतलब घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में होगी। उस कंडीशन में मिनट वाली सुई जब तक 8 से ऊपर नहीं जाएगी तब तक 90 डिग्री का कोण बनेगा नहीं। वही एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए 12/11 वाला रूल अप्लाई किया जाता है। तो अगर दोस्तों इस जानना है कि ये कैसे आता है तो इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। कुछ वीडियो मैंने बताया हुआ भी, चाहे तो वहां पर जाकर के वॉच कर सकते हैं कि कैसे ये 12/11 आता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना है, 12/11 से यहाँ पे गुणा कर देना है 40 में, आपका आंसर आ जाएगा 12 चौको 48, 480/11 हो जाएगा। सही बटे में तोड़ लीजिए तो 5:11 चौको 44, 11 3 33, 7/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5:43 सही, 60/11, ऑप्शन 2 इज द राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं मिसिंग संख्या निकालिए। कैसे निकालेंगे, इसके पैटर्न को समझिए। जो सबसे छोटी संख्या उसी पे आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे छोटी संख्या 7 है। अब देखेंगे वो कैसे बढ़ रही है, 7 से 8, 8 से 18, 18 से 66, 66 से, और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। ये देख करके ही बड़ी बड़ी संख्याओं को डर लगने लगा होगा, लेकिन दोस्तों हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उससे पहले ही क्या करेंगे, अपने मंजिल को पालेंगे। तो दोस्तों क्या ज़रूरत है खाई में जाने की, जब पहाड़ की चोटी पर हम हैं तो डायरेक्ट वहाँ से छलांग लगाने की ज़रूरत हमें पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि चोटी पे हमारी मंजिल मिल चुकी है। अब वहीं पे झंडा अपना तिरंगा फहराएंगे और उसके बाद ऑप्शन में आएंगे। चलिए तो चलते हैं। यहाँ पर देखिए 7 है, 7 से 8 आप कैसे बना सकते हैं, आप कहेंगे कि +1 कर दीजिए 8 बन जाएगा, लेकिन 8 से 18 में फिर +10 करना पड़ेगा, प्लस वाला रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब संख्या तेजी से बढ़े तो वहाँ पे गुणे वाला रूल लगा दीजिए। 7 में हम 2 का गुणा कर देते हैं, 14 आएगा,
14 से 8 बनाने के लिए 6 घटाना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 से फिर 18 बनाना है तो 8 में 3 का गुणा कर दीजिए, 24 आ जाएगा। 24 में पुनः 6 घटा देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। फिर 18 को उठाएंगे और इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 18 चौका 72 आ जाएगा। 72 से हमें 66 बनाया तो 6 घटाना पड़ेगा तब 66 आ जाएगा। अब देखिए क्या किया है, 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, 4 का। क्रमागत 2 से स्टार्ट हो रही क्रमागत संख्याओं का गुणा हो रहा है और 6 सब में घट रहा है, तो सेम काम वही करना है। 66 में क्या करना है, 4 के बाद 5 आएगा, 5 का गुणा कर देना है, 5 6 30, 5 6 30, 3 33, उसके बाद 6 घटा देना है तो आपका आ जाएगा 324। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा, आप चोटी पे पहुंचिए, बाकी आगे छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आगे खतरा दिख रहा है तो दोस्तों आप मंजिल पा चुके हैं, वहां से आप पैराशूट खोलिए और उसके बाद छलांग लगाइए और ऑप्शन पे आके टिक लगा के निकल लीजिए। चलिए अगला कह रहा कि गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। कह रहा यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ा और डी का अर्थ गुणा है तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो संख्या उसको ज्यों की त्यों लिख लेनी है और एल का अर्थ कह रहा है कि भाग तो भाग दे दीजिए वहाँ पे, उसके बाद 4 है 4 लिख लेना, उसके बाद क्या आ गया, के का अर्थ घटाना है तो घटा लीजिए, उसके बाद 6 है 6 लिख लीजिए, उसके बाद एम है एम का अर्थ जोड़ कर रहा है तो जोड़ लीजिए, उसके बाद 11 है तो दोस्तों 11 लिख लीजिए, डी है डी का अर्थ कह रहा है क्या, गुणा तो गुणा कर लीजिए और 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल से, और बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बी से कहता है ब्रैकेट, ओ से कहता है ऑफ कीजिए, और डी से कहता है डिवीजन यानी भाग दीजिए, एम से कहता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कीजिए, ए से कहता है एडिशन यानी जोड़िए, इससे सब्ट्रैक्शन यानी घटाइए। ये रूल अप्लाई करना है इस पे, और इसी क्रम में ही तो इसमें ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो दोस्तों चिन्हों में स्टार्ट करते हैं, पहले भाग देना। तो यहाँ पर देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 4, 4 चौको 16, 24 हो जाएगा, -6 प्लस लिख लीजिए, उसके बाद फिर कह गुणा कर कीजिए तो 11 9 99 हो जाएगा। फिर कहे जोड़िए तो 99 24 जोड़ेंगे 123 हो जाएगा, फिर कह रहा घटाइए तो 6 घटा देंगे 117 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन 1 क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कड़ियाँ जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं सभी वीडियो में मैं बताता हूँ, इसमें भी देख लेते हैं। कह रहा है जे एन की पुत्री है, यहाँ पर कह रहा है कि जे एन की पुत्री है, जे एन की पुत्री है, तो जे पे हम निगेटिव, देखिए जो स्त्रीलिंग होगी उस पर हम निगेटिव चिन्ह बनाएंगे, लेकिन एन फाइनल नहीं है कि ये इसका पिता है कि माता है, तो इसलिए एन को अभी छोड़े रहेंगे। आगे पढ़िए, कह रहा है टी का विवाह एन के साथ हुआ है, आगे कह रहा है कि इस टी का विवाह एन के साथ हुआ है। अब हमें फाइनल ही नहीं हो पा रहा है कि टी स्त्री है कि एन स्त्री है, कौन पुरुष है कौन स्त्री है, तो पति पत्नी कौन रहेगा, अब ये फाइनल नहीं है, अभी भी ऐसे छोड़े रहेंगे। आगे कह रहा है एन एल का भाई है, आगे कह ही दिया कि जो एन जो है इस एल का भाई है, तो दोस्तों जब एन एल का भाई है तो डायरेक्टली अब कह सकते हैं कि ये पुरुष होगा तभी एल का भाई है, वरना बहन होती। तो जब एन को भाई बना रहा है तो एन पॉजिटिव हो गया तो ये ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये स्त्री हो गई, अब ये इसकी पत्नी हो गई। अब ये एन पति हो गया, तो इसका मतलब एन जब जे का पिता है तो टी क्या होगी, जे की माता होगी। यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला। आगे कह रहा है पी का विवाह जे के साथ हुआ है, आगे यहाँ पर ये भी कह रहा है कि पी का इस विवाह इस जे के साथ हुआ है, यानी पी क्या है हो गया पति हो गया जे का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कह रहा है टी किस प्रकार पी से संबंधित है, यानी टी जो है इस पी की क्या लगेगी। तो दोस्तों अब बताइए कि जब ये इस पुत्री की इस जे की माता है तो इसके पति की ये क्या लगेगी। आप ऐसे सोचिए, आपकी शादी जे से हुई है, उसकी माँ टी है, तो अब बताइए कि आप जो है आपकी बीवी की जो माँ होगी वो आपकी क्या लगेगी। हो सकता है कि आपकी शादी ना हुई हो, तो मैं बता देता हूँ आपकी बीवी की जो माँ होगी वो आपकी सास लगेगी। जिनकी शादी हुई होगी तो वो समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे हैं, ज़्यादातर 99% ही बच्चे होंगे, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो शादीशुदा होंगे, तो वहाँ पर उनको तो पता ही होगा सास लगेंगी, जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ सास लगेंगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 5 का संबंध जिससे 100 से है, 7 का संबंध यहाँ पर किससे होगा, फटाफट कर लेते हैं। 5 से 100 बनाना बिल्कुल आसान है, 20 का गुणा कर दीजिए 100 बन जाएगा। 7 से भी 20 का गुणा कर, देखिए जो लॉजिक फर्स्ट टर्म पे अप्लाई करेंगे वही लॉजिक सेकंड टर्म पे भी अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कुछ अलग करेंगे फिर। तो 7 दूना का 14, यहाँ पर 140 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि गलत हो गया मामला, यहाँ पे गलत हो गया। हम क्या करते हैं, कुछ और सोचते हैं, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में अगर 4 का गुणा करते हैं तो 100 हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से 7 को भी उठा के उसका स्क्वायर कर देते हैं, 49 हो जाएगा। 49 में भी 4 का, देखिए सेम प्रोसेस, सेम लॉजिक, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में कुछ और सेकंड में कुछ और, नहीं सेम। मैंने क्या किया, पहले में 5 का स्क्वायर, दूसरे में 7 का स्क्वायर, पहले में 4 का गुणा, दूसरे में भी 4 का गुणा, 196। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला यहाँ पर कह रहा है, ये तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आसान है। कह रहे ताकना का संबंध जैसे झलक से वैसे निगलना का संबंध किससे होगा। ताकना यानी पूरी तरीके से किसी के सामने आप जा करके देख रहे हैं तो कह रहा मेरी तरफ ताक रहा है, देख रहा है।
एक यानी पूरी तरीके से देखना। अब ये झलक क्या होता है, थोड़ा सा दिखना, थोड़ा सा कोई दिख गया, झलक दिखला गई, झलक दिखला गई उसकी, ठीक है। यानी कि पहले का ये दूसरा क्या हो गया आपका, लघु हो गया, लघु हो गया। इसी तरीके से निगलना, पूरा खा जाना, पूरा एक बार में गटक जाना, 10 गुल्ले को निगल लिया, तो ये होता है निगलना यानी पूरा खाना। थोड़ा सा खाना क्या होता है, खाना गलत, उल्टी करना गलत, चुस्की लेना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब चाय थोड़ी सी हम पीते हैं तो वो चुस्की लेना कहलाता है, वही होगा थोड़ा सा निगलना, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलिए, आपके यहाँ पर मिसिंग संख्या निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इस सीरीज, देखिए जब भी इस सीरीज का क्वेश्चन रहे, हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ इस पर समझिए कि हमें इसके पैटर्नों को समझना है, तभी हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यानी कि किस क्रम में बढ़ रहा है। जैसे 5 से 12 बन गया, 12 से 39 बन गया, 39 से 100, आखिर इनका क्रम क्या है, जब तक वो समझ में नहीं आएगा आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना किस स्पीड से संख्या बढ़ रही है। 5 से 12, 12 से 39 तेजी से बढ़ रही है, तो इसमें आप जोड़ना वाला ट्रिक लगा सकते हैं ना घटाने वाली। जोड़ और घटाने वाली इसमें ट्रिक काम ही नहीं करेगी, तो फिर बचा गुणा वाला और स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाली ट्रिक हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर 25 आना चाहिए, तो उसके आसपास अप्रॉक्स रहता तो लगा देते। तो गुणा वाला करेंगे। गुणा वाला करने के लिए 5 से 12 बनाने के लिए अगर 2 से हम गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 होगा, अब फिर 2 जोड़ेंगे तभी 12 आएगा। इसी तरीके से 12 में कितने से गुणा करेंगे तो 39 के आसपास आए, 39 जरूर नहीं पूरी आए, लगभग आए, तो आप कहेंगे 3 से गुणा कर दीजिए, 12 3 36 हो जाएगा। 36 से 39 बनाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा, फिर 39। देखिए क्या हो रहा है, 2 का गुणा 2 जोड़ा, 3 का गुणा 3 जोड़ा, उसी हिसाब से चले। तो 39 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 का गुणा करके 4 जोड़ेंगे, तो 39 में 4 का गुणा जोड़िए, देखिए 160 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद 4 का गुणा 4 जोड़ा, तो अगले में 5 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे, 16 5 80, 800, 800 में 5 जोड़ा 805, ऑप्शन 2 इज राइट। अगला ये डायग्राम का क्वेश्चन हवा, ये कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ डराने के लिए इतना ज़्यादा लिख दिया है। क्या लिखा है पढ़ ही लीजिए। कह रहा है दिए गए रेखा चित्र में 3 परस्पर प्रतिच्छेदी वृत्त हैं, यानी कि 3 तो वृत्त हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए प्रतिच्छेदी वृत्त हैं, कह रहा है उनमें प्रत्येक जनता के एक वर्ग को व्यक्त करता है, यानी ये वाला वृत्त जो है अध्यापक को दर्शा रहा है, ये वाला आपका वृत्त भारतीय को दर्शा रहा है, ये वाला वृत्त इंजीनियर को दर्शा रहा है। इस तरीके से दर्शा रहे हैं एक एक वर्ग को। आगे क्या रहता है, वो प्रत्येक वर्ग 1 से 7 तक संख्याएं भी दी गई हैं, 1 से 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से प्रत्येक वर्ग में संख्याएं भी दी गई हैं। तो आगे क्या कह रहा है, तदनुसार नीचे दिए गए वक्तव्य पढ़ें, उस वक्तव्य ठीक से व्यक्त करने वाले वर्ग की संख्या बताएं। वक्तव्य क्या कह रहा है, ऐसे इंजीनियर जो न तो भारतीय है न ही अध्यापक है। कह रहा है ऐसे इंजीनियर की तरफ नजर होनी चाहिए, नहीं इस सर्किल की बात कर रहा है। ऐसे इंजीनियर की बात कर रहा है जो न अध्यापक हो और न भारतीय हो, यानी कि अध्यापक और भारतीय में जितने नंबर आ रहे हैं उनको पेंटेड करके खत्म कर दीजिए। तो इसमें बचा क्या, 6, ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों वेन आरेख का क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित विकल्पों में से सही आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पर विज्ञान, आयुर्विज्ञान और रसायन दिया हुआ है। देखिए इसमें सभी में ज़्यादातर आप देखेंगे कि तीनों का तीनों सर्किल रहता है। यहाँ पर एक आयत दे दिया है, तो आपको जब तक पता नहीं रहेगा इन सब के बारे में तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे किसको हम आयत माने किसको सर्किल मांगे। देखिए विज्ञान की शाखाएं होती हैं आयुर्विज्ञान और रसायन, इसलिए विज्ञान को हम हर हाल में आयत लेंगे, विज्ञान को हम क्या करेंगे, आयत ले लेंगे। बाकी जो है आयुर्विज्ञान और रसायन को सर्किल ले लेंगे, आयुर्विज्ञान और रसायन को सर्किल ले लेंगे। ठीक है, अब उसी हिसाब से चलिए करते हैं। इसमें फिर करना क्या रहता है, पहले आयुर्विज्ञान और विज्ञान में रिलेशन देखेंगे, फिर आयुर्विज्ञान और रसायन में रिलेशन देखेंगे, फिर विज्ञान और रसायन में रिलेशन देखेंगे। तीनों में परस्पर रिलेशन देख करके उस हिसाब से डायग्राम बनाते। तो आयुर्विज्ञान विज्ञान की शाखा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों क्या करेंगे, ये आपका विज्ञान हो गया, विज्ञान के अंदर आयुर्विज्ञान को डाल देंगे, क्योंकि आयुर्विज्ञान विज्ञान की शाखा है तो उसके अंतर्गत आएगी। इसी तरीके से रसायन विज्ञान में भी वही संबंध होगा, क्या है, विज्ञान की एक शाखा रसायन भी होती है, उसको भी हम क्या करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। आप सोचेंगे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैं कहूँगा गलत है, क्योंकि अभी कुछ बचा हुआ है। अब आयुर्विज्ञान रसायन में संबंध निकालना है, तो ये परस्पर एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुड़े होते हैं। कुछ हिस्सा रसायन का आयुर्विज्ञान में और कुछ हिस्सा आयुर्विज्ञान का रसायन में हो जाता है। तो यानी कि ये डायग्राम ऐसा न बन करके ये डायग्राम ऐसा बनेगा। ये आपका सही है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं, देखिए कथन रहता है, कथन को पढ़ेंगे। 3 इसमें कथन है, किसी में 2 रहता है, उसी हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से इस निष्कर्ष को मिलाएंगे, जो निष्कर्ष सही रहेगा सही, गलत रहेगा गलत। उस हिसाब से 5 ऑप्शन बैंक वालों में दिया रहता है, 4 ऑप्शन अन्य एग्जाम में दिया रहता है, उस हिसाब से टिक लगा लेंगे। चलिए पढ़ते हैं कथन को। कह रहा है कुछ साइकिलें बसें हैं, कुछ कहेगा तो कुछ ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पर ये कुछ साइकिल हो गई,
कह रहा है कुछ साइकिलें बसें हैं, इस तरीके से थोड़ा सा मैंने बस और साइकिल को मिला दिया। आगे कह रहा है कुछ कारें बसें हैं, इस तरीके से कार को हमने क्या किया, कुछ कार को इस बस के अंदर इतना डाल दिया। ठीक है, कुछ कह रहा है। आगे कह रहा है कुछ बसें ट्रेनें हैं। अब कह रहा है कि कुछ बसें, यहाँ पर बस में ही लेंगे, कह रहा है कुछ बसें ट्रेनें हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, कुछ बसें ट्रेनें हैं, तो इस तरीके से बस को हम ट्रेन में थोड़ा सा डाल लेंगे। थोड़ा सब कह रहा है, कुछ कह रहा है। अब दोस्तों पूरा तो कह नहीं रहा, उस हिसाब से दिमाग रहना चाहिए आपका। आगे कह रहा है सभी कारें साइकिलें हैं। पहले तो साइकिल यहाँ है, कार यहाँ है, दोनों का कोई मिलन हो नहीं रहा। ऊपर से ये भी कह रहा है कि सभी कारें साइकिलें हैं। कुछ कहता तो कुछ सोचते भी, यहाँ पर डायरेक्टली इसको गलत साबित कर दिया। ये पहला निष्कर्ष डायरेक्टली गलत है। तो और एक चीज़ मैं बता दूं, जब तक आपको 100% इसमें सही ना लगे तब तक सही पे टिक नहीं लगाना है, आपको गलत काट देना है। आगे दूसरा कह रहा है कुछ ट्रेनें बसें हैं। यहाँ पर कह रहा है को आप यहाँ पर कि कुछ ट्रेनें बसें हैं, तो यहाँ पर देखिए बस और ट्रेन की तरफ दिमाग जाइए। यहाँ पर हिस्सा दोनों का मिल रहा है। आपका कथन में कह रहा है कुछ बसें ट्रेनें हैं, आपका कथन में कह रहा है कि कुछ बसें ट्रेनें हैं, तो क्या जब कुछ बस का हिस्सा ट्रेन में घुसा हुआ है तो क्या ट्रेन का हिस्सा बस में नहीं होगा? आपस में दोनों परस्पर एक दूसरे से घुसे होंगे, यानी कुछ बस ट्रेन हो सकती है तो कुछ ट्रेन बस भी होगी। तो ये तो आंख बंद करके सही पर टिक लगा दी, 100% सही है। आगे कह रहा है कुछ ट्रेनें कार हैं, कार यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर है। दोस्तों दोनों का मिलन इसमें भी नहीं हो रहा है, तो ये भी आप क्या कीजिए, दूसरी कंफ्यूजन वाली चीज़ बन सकती है। ये कहीं से सही हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कि 100% सही रहेगा तभी। कैन बी, मे बी वाला नहीं लगेगा, मे बी नहीं लगेगा, बल्कि 100% सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचें कि यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका ये मिला हुआ है, जैसे आप सोच सकते हैं ऐसे, जैसे ये थोड़ा सा मिला हुआ है, ये ट्रेन और बस थोड़ा सा है एक दूसरे में, हो सकता है कि ये जो कार और बस वाला हिस्सा है ये यही वाला हिस्सा हो, यानी कि ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे इस तरीके से आपका ये ऐसे कार आपकी ऐसे भी हो सकती है। तो ऐसे पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, लेकिन सही नहीं होगा जब तक 100% सही ना लगे। कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी इसमें होते हैं, जो मैं पिछली वीडियो में कराऊँ, जाकर के वॉच कर लीजिएगा, जिसमें लगेगा कि सही है लेकिन वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें क्लियर थी, तो निष्कर्ष केवल 2 निकल रहा है, तो कोई निष्कर्ष आंसर नहीं गलत, 1 2 गलत, 2 3 गलत, 1 3 गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही वाला ढूंढना था, केवल 2 निष्कर्ष निकल रहा है, तो वो तो दिया नहीं हुआ था। 5वें पे टिक लगा दीजिए, इसमें से कोई नहीं। अगला आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी। तो अब इसके हम रोटेशन को देखेंगे, ये किस तरीके से रोटेट कर रहा है, कितने डिग्री पे रोटेट कर रहा है, ये हम चेक करेंगे। क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 2 चीज़ें ही मेन होती हैं। देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहला तो ये चेक करना है। दूसरा ये चेक करना है कितनी एंगल पे घूम रहा है, बस उतने ही से आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला फिगर, देखिए बड़े वाले ही से आंसर ला देंगे, छोटे वाले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहले फिगर को देखिए, यहाँ पर 36 था, दूसरा लंबवत हो गया, यानी कि ये क्या हुआ है, अगर 36 लंबवत कर करेंगे इसका मतलब 90 डिग्री ये रोटेट कर रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। ये पूंछ इसकी पकड़ के खींचा जा रहा है, क्योंकि ये जो प्योच वाला हिस्सा नीचे आ गया और ऊपर सर्किल वाला हिस्सा चला गया। फिर आपका ये आपका ऐसे था, लंबवत था, तो फिर ये पूंछ वाले हिस्से को ऐसे पलट करके खींचा गया, पकड़ करके खींचा गया, तो ये आपका 36 हो गया। अब इसी तरीके से पूंछ वाले हिस्से को उधर खींचा जाएगा, तो ये आपका जो डायग्राम बनाएगा, ये आपका ऐसे डायग्राम बनाएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, जो कि केवल ऑप्शन 2 में ही दिख रहा है। ये आपका थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका सही ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो मैंने क्या किया, एक ही आकृति से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो बीच में सब में है, जो आपकी सर्किल छोटी वाली है, देखिए सब में बीच में है, तो वो तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ थी, तो वो खत्म, छुटकारा मिल गया, उससे कोई मतलब ही नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, उसके भी रोटेशन को आप देख सकते हैं, कितने एंगल पे वो घूम रही है वो भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति में से कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसके लिए एक रूल होता है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 जो आया मैक्सिमम, इसमें जो है गुणा कर दीजिए 2 का 8, इसमें होते हैं दोस्तों 8 त्रिभुज। तो देखिए आप निकाल लीजिए इस तरीके से, आपका ये फिगर 4 यानी कि छोटे वाले में 8 हो गया, छोटे वाले में 8 निकल चुका है। अब बड़े वाले में देखते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी रूल काम करेगा, 1 2 3 4, इसमें भी 8 हो गए, 8 दूना 16। क्या तीसरे पे टिक लगा देंगे? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बगल में भी एक त्रिभुज दिख रहा है और इस त्रिभुज की यहाँ से चिपकने की वजह से एक ये बड़ा त्रिभुज बन जा रहा है, यानी कि 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं, जो कि आपको 18 बना देते हैं इस त्रिभुज को। ऑप्शन 4 इज द राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो आकृति है कौन सी ला करके इस चारों में से फिट करें कि ये प्रश्न आकृति परफेक्ट पूरी हो जाए। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसी शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।